हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 17 अगस्त 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्रुप डी का, आपका साइंस का और उसका जीके और करेंट का। तो आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो देखना अब शुरू कर देंगे। रोज़ आपको वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी नए लोग हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बिना आपके सहयोग से ये जो बड़ा सीरीज है कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो इस वीडियो का लिंक है उसको भी शेयर करेंगे। तो चलिए आज टॉप 25 जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था 25 करेंट अफेयर, उसको हम लोग बारी से डिटेल में देखते हैं। वो भी काफ़ी कम समय में, लगभग 10 से 11 मिनट में इसको हम लोग कवर करेंगे। अगला पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खाली स्थान को की दिशाएं को निरूपित करते हैं। तो जो फ्लेमिंग ने दिया था बाएं हाथ का नियम किसके लिए दिया था? तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम का दिया था। तो पूछा है कि अंगूठा और तर्जनी क्या दिखाते हैं? तो अंगूठा जो है बल को दिखाता है और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अंगूठा दिखाएगा बल को, बल किस दिशा में लग रहा है, और तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है, एस्टोमेटा या रंध्र, इसे हम पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। इसी के थ्रू पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये पत्तियों में स्थित एक बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र बोलते हैं या एस्टोमेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? अगर आप विद्युत मोटर चैप्टर पढ़े होंगे, आप आर्मेचर के बारे में जानते होंगे। तो आर्मेचर का भाग इसमें 1 और 2 हो जाएगा। मृदु लोहे का कोर और कुंडली, सॉफ्ट आयरन का जो उसमें कोर लगा रहता है और कुंडली कोयल, ये दोनों जो होते हैं आर्मेचर का भाग होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ देखिए एक प्रश्न है आपका, विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन किसके समक्ष? रेजिस्टेंस के सापेक्ष में। तो यहाँ कह रहा है कि द आई भी ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3 इज। कह रहा है कि विद्युत धारा और विभवांतर का यानी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ दिया गया है और उसमें R को दिखाया गया यानी रेजिस्टेंस को दिखाया गया है। बताना है कि आपको R1 बड़ा है, R2 बड़ा है कि R3 बड़ा है, इसके सही क्रम में लगाना है। हम जानते हैं कि जब V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तब भी विभवांतर बढ़ेगा। तो यहां देख रहे हैं कि ये इधर आई है करंट और इधर है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो R2 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर R1, फिर R3, क्योंकि देखिए यहाँ पर R2 जो है नीचे है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक करंट भी है और विभवांतर भी कम है, इसलिए R2 बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा R2 हो जाएगा, फिर R1, फिर R3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया का, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 जो केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया जो है रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही रेडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा ये होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जबकि 1, 2, 3 ये तीनों में दोनों साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए दोनों तीनों ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। बाकी ये चौथा ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? कह रहा है कि जैसे साबुन साफ करता है गंदगी को, तो वैसे ही हमारे शरीर में जो कि पाचन तंत्र में कौन साबुन की तरह कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं में छोटी गोलिकाओं को विघटित किया जाना उसके साबुन की तरह कार्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, और ये न्यूमेरिकल है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव ज्ञात कीजिए। ये जो 4 ओम का प्रतिरोधक है इसमें विभवांतर कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है।
तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ये दोनों रेजिस्टेंस जो है 4 ओम और 6 ओम, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। तो जब सीरीज में लगा हुआ है तो कुल रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है 6 ओम प्लस 4 ओम बराबर 10 ओम। कुल रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है विभवांतर, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है तो 5 वोल्ट है। यहाँ से इतना आ गया। एक फॉर्मूला आपको आप पढ़े होंगे ओम के नियम, तो इसमें V बराबर आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मालूम है, V भी मालूम है, तो हम यहाँ से I निकाल लेंगे। तो I बराबर मेरा हो जाएगा V बटा में R। इतना क्लियर है। अब V बटा में R हो गया तो हम यहाँ पर V का वैल्यू रखेंगे 5 बटा में R मेरा 10 है, 10 कट गया बराबर 1/2 मेरा एम्पियर करंट आ गया। इस परिपथ में आधा एम्पियर यानी 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। इस बार मेरा V कितना है, हमें V निकालना है। बोला है कि 4 ओम में कितना विभव प्राप्त होगा, तो V हमें निकालना है। I निकाल चुके हम 1/2 और R मेरा कितना है 4, 4 वाले ओम में निकालना है तो 4, 2 से कटाएंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में खाली स्थान बनेगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे कि एग्जाम में पूछता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOH होल ट्वाइस आपका कैल्शियम बुझे हुए चूनों का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। बोला जब इसका क्लोरीनीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2 मेरा इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। दूसरा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल के 10 अणुओं वाले धवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो इसका कथन 2 सही है और कथन 1 जो है गलत है। ये वाला सही है और ये गलत है। आप यहां देख सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया। एक अभिसारी लेंस के से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 मीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन आपका पूछा है, आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। और अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस के बारे में दिया है। कह रहा है कि जो लेंस से वस्तु जो रखी है 25 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, ये माइनस में हो जाएगा। और कह रहा है कि इमेज जो बन रहा है 30 मीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो V बराबर -30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M बराबर -V बटा में U, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम रख देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। M बराबर हो जाएगा -30 बटा में -25। तो M बराबर माइनस माइनस प्लस 30 बटा में -25, कटाएंगे इसको, -6 बटा में 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये -6 बटा में 5 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन में खाली स्थान CC बंध और खाली स्थान CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं। तो आपको बताना है कि साइक्लोहेक्सेन में कितने CC बंध होते हैं और कितने CH बंध होते हैं और टोटल संयोजी बंध कितने होते हैं। हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12 होता है। कैसे होता है, C6H12 इसका केमिकल फार्मूला होता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा C C C C C C, और यहाँ देखिए CC बॉन्ड कितना 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। इसमें भी 2 H H H H H H,
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है। इस तरह से 6 यहाँ पर सीसी बॉन्ड है और 6 हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए 18। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और निर्गत किरण जो हो जाएगा सी डी हो जाएगा, इमर्जेंट रे। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो ग्राफ्टिंग जो हो जाएगा इसमें अप्रजनन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। बाकी विखंडन, द्विभाजन और मुकुलन यानी बर्डिंग ये जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी एफ के पदों में खाली स्थान के बराबर है। आपके पूछ रहा है कि जो एक गोलीय दर्पण होता है इसके वक्रता केंद्र यानी सी और इसके ध्रुव पोल जो बीच में एफ होता है, आपको ये दूरी जो सी और पी के बीच की जो दूरी है टोटल एफ के पदों में आपको बताना है कि कितना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ जो सी एफ होता है सी और पी के एकदम मध्य बिंदु होता है, तो अगर इतना दूरी एफ हुआ तो ये भी दूरी एफ हो जाएगा। तो सी और पी का जो दूरी हो जाएगा टोटल बराबर हो जाएगा 2f, इसका आंसर हो जाएगा। पी और सी यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है 2f होती है। अगला प्रश्न है, विच फैक्टर्स लेड साइंटिस्ट टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? कह रहा है कि साइंटिस्ट को वो कौन से फैक्टर थे जो उन्हें मजबूर किया कि आप एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को करें, तत्वों के क्लासिफिकेशन को करें। तो पहला है डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस एलिमेंट, ये भी एक कारण था इनका क्लासिफिकेशन करने का। डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट, ये भी कारण था कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो। और डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये भी एक कारण था। उनका गुण, उनका उत्पन्न होने का, प्राप्त होने का सोर्स, कहाँ से उत्पन्न होते हैं स्रोत, और मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट को सिंथेसिस करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार थे, उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, परमाणु क्रमांक, और इसमें 2 सेल होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा कोषों की कुल संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में व्यक्त कीजिए। वहां पर f के पदों में व्यक्त करना था, इस बार r के पदों में व्यक्त करना है। क्या पूछा? गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र आपका C हो जाएगा और ये फोकस जो है F हो जाएगा, और ये आपका पोल होता है। तो R के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो F जो होता है ये भी F होता है, ये भी F होता है। ये टोटल R जो हो जाएगा ये कितना होता है, यहां से लेकर इसे हम R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, R से रेडियस। ये भी F, ये भी F, तो C और F के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? इसमें देखिए ये जो ट्यूब है इसमें पोटैटो जूस डाला गया है और इसमें से ये ड्रॉप से आयोडीन डाला जा रहा है। ये जो पोटैटो जूस है ब्लू ब्लैक कलर में बदल रहा है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला और काला हो जाता है। जो इसमें आलू का जो जूस था पोटैटो जूस, जब इसमें आयोडीन डाला गया तो वो कैसा रंग का हो गया, नीला और काला। और हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोटैटो का जूस होता है, आलू का रस होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, और जब ग्लूकोज में आयोडीन मिलता है तो उसका कलर नीला काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक प्रतिरोध दिया है जिसका मान R है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है काटकर, तो बताना है कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग का R/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। अगर देखा जाता है लड़कियों में क्या होता है, जब किशोर अवस्था के दौरान उनके स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो सल्फर में आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, ये ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए एक मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के में सहायक होता है? तो समोच्च रेखीय जो जुताई है ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। बाकी ये जो होता है ये इससे तो और मृदा अपरदन होगा, इससे भी मृदा अपरदन होगा और इससे भी मृदा अपरदन होगा। ये जो होता है मृदा अपरदन को रोकता है। सीढ़ी नुमा जो जुताई होती है इससे मृदा अपरदन रुकता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी इन्वॉल्व्स द गिवन 3 प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कह रहा है कि जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन जब बनता है तो वो 3 चरणों से गुजरता है। तो बताइए तीन चरण कौन कौन से हैं, वो 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं? तो पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, फिल्टर होता है। उसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। पहले फिल्टर होगा, फिर उसमें से अच्छे अच्छे मटेरियल को ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर इलिमिनेशन, वेस्ट मटेरियल बढ़ जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पहले फिल्टर होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, किसी जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है? तो ये जो हो जाएगा ई कोलाई क्लोरोफॉर्म जो है ये ई कोलाई कोलिफॉर्म जो है जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। इसकी उपस्थिति क्या दर्शाता है? जल प्रदूषण का सूचक। और हमारा क्लास आज का यही समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी कम समय में ये टोटल 25 प्रश्न को कराया गया है। अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।